नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस विशेष वेबिनार में जिसका विषय है यूनियन बजट 2026 अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड और विजन। दोस्तों, हर साल बजट देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और गति तय करता है। यह सिर्फ आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण नहीं, बल्कि सरकार की सोच, प्रायोरिटीज और भविष्य की योजनाओं का दर्पण होता है। बजट 2026 भी इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत विकसित भारत का लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस बजट से इंडस्ट्री, एमएसएमई सेक्टर, सैलरीड क्लास, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और आम नागरिक सभी को काफी उम्मीदें हैं। आज के इस वेबिनार में हम बजट 2026 के मुख्य प्रस्तावों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें एमएसएमई इंसेंटिव्स, टैक्सेशंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन सब का एमएसएमई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि ये बजट व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर कैसे खोल सकता है और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सिर्फ बजट की ही जानकारी ना मिले, बल्कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी मिले, ताकि आप अपने बिजनेस, कैरियर या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में भी निर्णय ले सकें। और दोस्तों, साथ ही साथ हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम एमएसएमई सेंट्रिक है। तो हम इन बातों को ध्यान रखते हुए कि एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम उन्हीं को लें, ताकि आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में सीए यतींद्र खेमका जी। तो सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। संजीव जी, आपका बार बार हमारे ऊपर स्नेह बरसाना और हमें याद करना, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, आपका प्यार है और आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट में आप इतने अच्छे अच्छे एडवाइस देते हैं कि हमारे पास अक्सर लोगों के जो ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपके साथ एक नया और एपिसोड करें। तो ये सब आपका प्यार ही है सर। जो हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आती हैं हमारे ऑडियंस की तरफ से। अ, धन्यवाद सर संजीव जी। जी। तो सर, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं, क्योंकि आज हम बजट के ऊपर बात करने वाले हैं और हमारा प्रोग्राम भी एमएसएमई सेंट्रिक है, तो हम आज एमएसएमई से रिलेटेड जो भी बदलाव आए हैं, और या चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एमएसएमई के लिए कोई पॉलिसीज को लेकर बात हो, तो वो हम आज उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक ओवरव्यू दें पूरे ओवरऑल बजट का एमएसएमई की नजर से। देखिए, चाहे एमएसएमई का आपको संजीव जी बजट कहिए इसे, चाहे पूरे भारतवर्ष का बजट कहिए, चाहे गरीबों का बजट कहिए, चाहे महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कहिए, चाहे यंग इंडिया का बजट कहिए, लेकिन जो ये बजट है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा कि ये विकसित भारत 2047 का बजट, और जो वो थीम 2014-15 से लेके चले हैं, सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने इस बात को फिर दोहराया है इस बजट में। और जब हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर भी इसमें साथ जुड़ जाता है। और एमएसएमई सेक्टर की हमेशा खास अहमियत, और उसके साथ में कहूंगा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, दूसरे और अ, जो ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प के काम है, हैंडलूम के काम है, वो भी सारे लोग इसी क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। और इन सब के लिए सबसे बड़ा काम जो करा है एमएसएमई सेक्टर में या पूरे देशवर्ष के लिए, वो
लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर, और जहां जब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की बात कर रही है, और इस बार उन्होंने 12,20,000 करोड़ रुपया, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट रखा है। और कहीं ना कहीं वो हमारी छोटी इंडस्ट्री को, बड़ी इंडस्ट्री को, छोटे काम, रोड को, रोजगार को, जहां हाईवे की बात करी है उन्होंने, वाटरवेज की भी बात की है, तो जहां टाउनशिप डेवलपमेंट की बात की है वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की भी बात करी है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 12 लाख करोड़ जब खर्च होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा डेवलपमेंट का काम है, और उसमें जो रफ्तार आएगी, चाहे बड़ी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की रफ्तार हो, और चाहे छोटी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की और मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार हो, और साथ में सर्विस सेक्टर भी इनसे जुड़ जाएगा। तो मेरा, जब मैं एमएसएमई को बात करता हूँ, तो हम मैन्युफैक्चरिंग की अधिकतर बात करते हैं, तो लेकिन हमारे देश में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इस एमएसएमई में हमारे को ये सर्विस सेक्टर को भी कहीं ना कहीं जोड़ने की बात है, कि एमएसएमई, सर्विस सेक्टर के लिए कौन एमएसएमई है, कौन कौन से छोटे लोग हैं, स्मॉल लोग हैं, मीडियम लोग हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल इस डेफिनेशन को कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करना चाहिए, और जो अपने सर्विस सेक्टर के लोग भी हैं उसको भी इसमें एक जगह देनी चाहिए, और जिससे कि एक व्यापक ग्रोथ, हम पूरे सेक्टर को, जो जितनी स्कीम्स आती है, जितनी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की, वो उन तक भी पहुंचे, और हम दोनों दोनों सेक्टर मिलके तेजी से देश का विकास करें। तो जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, इस बजट के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो 10,000 करोड़ का चैंपियंस एसएमई फंड उन्होंने बनाया है, जो बड़ी बड़ी अच्छी चैंपियन, बढ़िया, उसका क्राइटेरिया आएगा हम सब लोगों के सामने, उसके लिए फंड दिया है। जो ऑलरेडी फंड दिया हुआ था उसके लिए 2,000 करोड़ उसमें और बढ़ोतरी की है। और बहुत सारी जगह जो क्रेडिट गारंटी थी, उसके थ्रू जो लोन था, बिना कोलेट्रल फ्री लोन, खाली क्रेडिट गारंटी के, उसको बढ़ाया है, नई स्कीम लाए हैं। 7 लाख करोड़ और अवेलेबल करवाया है एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट के रूप में। सो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो गवर्नमेंट ने किया है कि जो पीएसयू को एमएसएमई सप्लाई करती है, उसमें उसकी पेमेंट जल्दी आए उनके पास, और साथ में उनको फाइनेंसिंग भी हो, ट्रेड डिस्काउंट के रूप में, बिल डिस्काउंटिंग के रूप में, राइट। तो उससे उन्होंने कहा है कि आप ये टीआरईडी की जो फैसिलिटी है, वो ट्रेड की, उस सेटलमेंट प्लेटफॉर्म पे आपस में दोनों यूनिट, एमएसएमई यूनिट प्लस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, आपस में उनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, और उनका कोई भी पेमेंट 45 दिन से ज्यादा ड्यू नहीं रहना चाहिए। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव है, इससे कि लिक्विडिटी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ेगी, उनके पास पैसा जल्दी आएगा, उनकी क्रेडिट फंड जो कॉस्ट है वो कम होगी, और फंड कॉस्ट कम होगी तो उन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और जो बेनिफिट कहीं ना कहीं इकोनॉमी में जाएगा, और उनकी लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, और उनको काम करने का हौसला भी बढ़ेगा। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान ईज ऑफ डूइंग के नाम पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे, और दूसरे नामों पे किए गए हैं। जैसा कि आप साथ में मैं इसको इंटीग्रेट और कर देना चाहूंगा, क्योंकि आज हम जब ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे एफटीए साइन हो चुके हैं, और एक दो एफटीए भी साइन फाइनलाइज स्टेज पे होने जा रहे हैं। और मदर्स ऑफ ऑल डील, जिसको हम कह रहे हैं ईयू के साथ जो हमने की है, और साथ में अभी यूएस प्रेसिडेंट, यूएस के साथ हम जो काम कर रहे हैं, उससे पहले ब्रिटेन के साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है हमारे सारे ही सेक्टर, और मैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जोड़ दूंगा, उसमें अभी काम बहुत करने की जरूरत है डेफिनेटली, परंतु कहीं ना कहीं वो बेनिफिट परकुलेट होके नीचे भी जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सारे सेक्टर आने वाले 5 वर्षों में लगातार बढ़ेंगे, और जो अभी
5% की, मेरे को तो लगता है कोई 1-2 वर्ष ऐसे आएंगे और आने चाहिए कि जिससे कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात नहीं कर रहा, रियल जीडीपी कम से कम 2 डिजिट ग्रोथ करेगी, और करनी भी चाहिए कम से कम लगातार, या एक छोड़ के एक ईयर में 10-12% की ग्रोथ जब करेगी, और हमारा बेस जो जिसपे हम ग्रोथ रेट करते हैं वो अब ऊपर होगा। अगर वो बेस स्ट्रोंग होता चला जाएगा, ऊपर होता चला जाएगा, आज हम 4 ट्रिलियन पे 7% करते हैं, और कोई अब अगर 2-3 साल में लीप होके हम 7 ट्रिलियन पे पहुंच गए और उस पर फिर 7% की बात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आने वाले सालों में कितना बड़ा पड़ने वाला है। जी। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के को उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं। पीएलआई स्कीम जैसे चालू कर दी है उन्होंने, 40,000 करोड़ रुपया और दे दिया है, तो बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत सारे काम, और एमएसएमई सेक्टर को उन्होंने समझा है कि ये आत्मा है देश की, और इससे बहुत रोजगार क्योंकि पैदा होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी बहुत बड़ा है, और साथ में जिसका कंट्रीब्यूशन टोटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ा है, साथ में एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा, और एमएसएमई सेक्टर को भी थोड़ा सा और ठीक होने की जरूरत है। और मेरे ख्याल सभी लोगों को इकोनॉमिक सर्वे बिजनेसमैन को देख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय देश बिजनेसमैन को देख रहा है, और गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई अब काम है ना, देश हित में करो, देश के लिए करो। आपकी ग्रोथ तो हो, लेकिन जो भी काम कर रहे हो देश हित में करो, खाली अपना ही फायदा मत देखो। तो मेरे ख्याल इकोनॉमिक सर्वे को, और उसके खास तौर से चैप्टर 16 को सभी को पढ़ना चाहिए, जो बिजनेसमैन के लिए एक खास एक तरह से गाइडलाइंस में कहूंगा, इंस्ट्रक्शन नहीं कहूंगा, अ, तो जो आपको बताएगी कि गवर्नमेंट की आगे चल के इंटेंट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं इंटेंट की बीच बात छोड़ दीजिए, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी एंड बिजनेस चैम्बर्स क्या है। ठीक है, बिजनेस चैम्बर्स का भी बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल गवर्नमेंट चाहती है हो, वो खाली क्लब की तरह अपने को ना देखे, और खाली मीटिंग प्लेस ना बने लंच और डिनर के, और कोई बहुत कंक्लूसिव काम करे वो कंट्री की ग्रोथ के। जी। तो खेमका सर, जैसे एमएसएमई के लिए एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है, उसके रिगार्डिंग क्या इस बजट में कुछ है इम्प्रूवमेंट के लिए? सरकार ने कुछ प्रावधान किया है? देखिए संजीव जी, ऐसा है, ईज ऑफ डूइंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जी। और गवर्नमेंट लगातार उस पर काम कर रही है, परंतु दिल मांगे मोर जैसी बात तो हमेशा लगी रहती है। जी। जितना सरकार कर देती है विद इन गिवन सर्कमस्टांसिस में, या उसके कंसिडरेशन में जो इश्यूज आते हैं, और जो हमारा एक तरीका होता है देखने का, नजरिया होता है, उनको हर एक स्टेक होल्डर के नजरिए से उस चीज को देखना होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, जैसे अभी लेबर कोड अभी पीछे आया था, और उसके अंदर काफी बदलाव किए हैं। मेरे को लगता है कुछ हर्डल्स, जहाँ कुछ लेबर्स के लिए, दूसरी चीजों के लिए जहाँ अलग अलग एक्ट बने हुए थे, उससे बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होने वाला है। इसमें अभी बहुत सारे बदलाव, इनकम टैक्स नया आ गया है इस बार से। अब नया दो 1861 वाला इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, और जो नया जो इनकम टैक्स है 1961 वाला, और जो नया इनकम टैक्स है वो लागू हो जाएगा। और नए इनकम टैक्स में जो प्रावधान है वो बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के लिए ही है। जैसे कि आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, जैसे कि आप रिवाइज रिटर्न की उन्होंने टाइम बढ़ा दिया है, जैसे टोटल एक्ट को डीक्रिमिनलाइजेशन भी कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जहां जहां प्रोसिक्यूशन के नियम थे उनको या तो हटाया है, उनको पेनल्टी या फीस में कन्वर्ट किया है, या उनकी प्रोसिक्यूशन के प्रावधानों को, उसकी पीरियड को कम किया है, उनकी लिमिट्स को, मॉनेटरी लिमिट्स को बढ़ाया है जहाँ तो इस तरह की चीजें पर कंप्लायंस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मॉनेटरी जहाँ लैप्सेस रह गए हैं वो मॉनेटरी पेनल्टीज के थ्रू, फीस के थ्रू वो
कोशिश कर रहे हैं या टैक्सेशन के थ्रू कि ठीक कर दे। और इसी तरह गवर्नमेंट ने जहाँ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में या ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल के केस में जहाँ टीसीएस में बदलाव किए हैं, बहुत सारे नियमों का सरलीकरण किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव जो है फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम का डिस्क्लोजर के लिए गवर्नमेंट ने पीरियड भी दिया है, उसकी पेनल्टीज को भी कम किया है, उसके नए प्रावधान भी लाए हैं, उसके डिस्क्लोजर को दोबारा से उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है। क्योंकि मैं बहुत एक एक प्रोविजन को डिटेल में नहीं ले रहा हूं, अगर वो लेने लगेंगे तो फिर वो टैक्सेशन के सारे प्रोविजंस के लिए एक आपको अलग से मेरे ख्याल वो करना पड़ेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो बाद में उन सब चीजों को देख लिया जाएगा। शेयर बाईबैक के जहाँ नियम थे वहां आम आदमी को राहत राहत दी है। तो इस तरह के प्रोविजंस बहुत सारे चीजों में कम किए हैं। पीछे कंपनीज एक्ट में भी बहुत सारे डीकमलाइजेशन के प्रोसीजर्स कम थे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अभी पीछे आपकी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन को भी बढ़ा दिया है उन्होंने। तो वो बेनिफिट जो दूसरों को मिलता था वो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स को बढ़ाने से बहुत सारी कंपनियां उसके परव्यू में आ जाएंगी। जी तो जहां उनके बहुत सारी चीजों को कंप्लायंस कम करना पड़ेगा उन लोगों को, बिजनेसमैन को। जी तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमारे को रेगुलर पॉजिटिव नोट पे गवर्नमेंट को सजेशंस देते रहने चाहिए फिर भी। लेकिन हमारे को अपना पार्ट भी, मेरा कहना है एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन भी अपने अपनी ड्यूटीज को एज पर लॉ टाइमली पूरा करना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ पूरा करना चाहिए और अपने वर्क को कंट्री के लिए डेडिकेट करना चाहिए। जी। तो सर, जैसे अभी आपने टैक्सेशन की बात की है, टैक्सेशन के बारे में आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन एमएसएमई के लिए ऐसे कौन से नए बेनिफिट्स हैं या कौन क्या सरकार ने नए बदलाव किए हैं? मतलब जितने भी नए बदलाव किए हैं जो आप बता चुके हैं ऑलरेडी टैक्सेशन के, उसके अलावा ऐसे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो एमएसएमई के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बताने चाहिए उनको? ऐसा कोई आप शेयर कीजिए। जहां पर देखिए दो तीन चीजें, और मैंने कई चीजें तो आपको रिवाइज रिटर्न की, अपडेटेड रिटर्न के लिए, या बहुत सारे टैक्स असेसमेंट्स में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं उन्होंने, जिससे कि आने वाले समय में उन्होंने एक सबसे बड़ा बेनिफिट दिया मेट क्रेडिट के रूप में। अगर आपका किसी तरह से आप अभी पुरानी स्कीम में इसलिए हैं कि, और पुराना रेट इसलिए दे रहे हैं कि आप मेट क्रेडिट आपके पास बहुत बड़ा एक्यूमुलेटेड हुआ हुआ, तो उन्होंने उसके लिए एक कहा है कि आप हम आपको 5 साल के लिए आप उस मेट क्रेडिट को पार्शियल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसकी छूट देते हैं। लेकिन आप नए रिजिम में, नए टैक्सेशन रिजिम में आए तो दोनों का फायदा आपको, उनको जो नए टैक्सेशन रिजिम में मेट क्रेडिट नहीं मिल का बेनिफिट नहीं मिलता था, तो उन्होंने उसको भी देने की बात की है। राइट। दूसरा, उन्होंने सेफ हार्बर रूल, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सर्विसेज होती थी या मल्टीनेशनल, तो उन्होंने कहा है जो इस तरह के स्ट्रक्चर में काम कर रही है, फॉरेन होल्ड ओन सब्सिडरी यहाँ काम कर रही है, तो उन्होंने कहा है कि उससे आपको कम से कम सेफ हार्बर रूल में आइए और 15.5% का टैक्स दीजिए और अपना काम करिए, आगे बढ़िए। आप टैक्सेशन के जो इश्यूज रहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, वो उन्होंने कहा है कि उससे आपको राहत मिल जाएगी। तीसरी बड़ी बात, जो डाटा सेंटर्स उन्होंने कहा है कि खुलेंगे, उसमें 22 साल का उन्होंने टैक्स बेनिफिट पीरियड दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे चीजों के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स बेनिफिट भी दे रही है, क्रेडिट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत सारी चीजें दे रही है नए नए सेक्टर्स को। तो मेरे हिसाब से अगर हम किसी दिन आप कहेंगे तो टैक्सेशन का पूरा चैप्टर लेंगे 1 घंटे का और उसमें सारी जी डिटेल में बातें करेंगे। जी।
एक सर इसमें एक और ऐड कर देता हूं मैं कि जी इंटरमीडिएटरी की जो जीएसटी के अंदर इश्यूज था, उस डेफिनेशन को, उस वर्ड को ही उन्होंने उस तरह से खत्म कर दिया। तो बहुत सारे इश्यूज में वो लिटिगेटिव हुआ पड़ा हुआ था। डिपार्टमेंट हर एक चीज को इंटरमीडिएटरी, खासतौर से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वाले केस में वो उसको इंटरमीडिएटरी से बता देता था, और जिससे कि लोकल टैक्सेशन के और इम्प्लीकेशंस आ जाते थे और टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाती थी। मेरे ख्याल उसको भी विराम लगेगा। जी। सर टैक्सेशन के बाद अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की या मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की पॉलिसीज की, जो कि सरकार ने बिजनेस स्टार्टअप्स के रूप में या अलग अलग समय पे एमएसएमईज के लिए इंट्रोड्यूस की हैं, तो क्या इस बजट में भी कुछ उन्होंने इस दिशा में कुछ किया है मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को लेकर? कोई ऐसा प्रावधान? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप चाहे ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 40,000 करोड़ नए दिए हैं चाहे उन्होंने, जी चाहे बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया है, ठीक है, चाहे उन्होंने में जो एसएचजी के लिए भी फंड दिया है, तो कहा है उन्होंने, और एसएचजी के लिए कहा शी मार्ट भी खोलेंगे, और साथ में ड्रोन दीदी की भी बात की है। तो ड्रोन आएंगे तो ड्रोन दीदी बनेगी, लखपति दीदी की जो बात की है उन्होंने। ये भी कहीं ना कहीं हम अगर इसको सारे को इंटीग्रेट करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही जाके जुड़ जाते हैं। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, एआई की, सेमीकंडक्टर की, जो ये फंड सारे इतने बनाए हैं। और सबसे बड़ा काम एनर्जी, एनर्जी पे जो मेन फोकस रहा है, और मेन फोकस रहने वाला है, चाहे डाटा सेंटर के रूप में रहने वाला है, चाहे और चीजों के उसमें रहने वाला है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जानी है, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन और उसके साथ में उनकी एंसेलरी यूनिट की अवेलेबिलिटी, जिससे कि वो इक्विपमेंट भी मिलते रहे, वो साथ में मशीनरी भी मिलती रहे, और हमारे को कहीं भी वो पूरा इको सिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार किया है। और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के तरह से कैसे जनरेट की जा सकती है, कैसे बनाई जा सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे हो, उसका पूरा इकोसिस्टम गवर्नमेंट तैयार कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है आने वाले समय में एनर्जी की शॉर्टेज होने वाली है। अगर वो कहीं डीरेल हो गई तो हमारी सारी की सारी जो प्लानिंग है धरीर की धरी रह जाएगी। और तो चाहे एनर्जी के में काफी फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है गारमेंट्स के लिए भी टेक्सटाइल पार्क और दूसरी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने की है, जो कि एमएसएमई प्लस भी दोनों इंडस्ट्री इससे मेरे ख्याल लाभान्वित होगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। और उनको भी साथ में एक बहुत बड़ा काम वो उन्होंने कहा है कि स्कूलों में 15,000 एवीजीसी लैब, मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉस्मिक वाली लैब, 15,000 लैब स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूल्स में खोलेंगी, 500 लैब कॉलेजेस में खोलेंगी। तो जो ये कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा एरिया बन रहा है, और आज डाटा या कंटेंट पे ही सबकी निगाह है, वही एक बहुत बड़ी एसेट क्लास बनने वाली है। तो वो भी हमारे पास रहे, सेफ रहे, उसमें कोई चोरी ना हो, सेंधमारी ना हो, उसकी क्वालिटी भी बढ़े, और लोग उसमें आगे बढ़ के यूथ उसमें आए, तो यूथ उससे इंटीग्रेट हो, उसको सीखे, उसको जाने। अ, चाहे एआई हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे और बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने हर चीज को तरीके से उस बजट में करने की कोशिश की है। और मेरे को लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 20 से 20 एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा। कहीं ऑटो पार्ट्स और ऑटो एंसिलरी की भी बात बजट में कही गई है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल आने वाले समय में जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बेनिफिट देगी। बड़ी इंडस्ट्रियों को तो देगी, बड़ी इंडस्ट्रियों को मेरे ख्याल अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करना जी। तो सर सवाल तो वैसे बहुत हैं, लेकिन एमएसएमई से रिलेटेड जो जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे ऑडियंस की तरफ से, वो सब मैंने पूछ लिए हैं आज एक आप। एक बात संजीव जी मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जी। जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे को एमएसएमई में सर्विस सेक्टर को भी जोड़ना चाहिए। जी। गौरव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कि हम आने वाले वर्षों में हम देखना चाहते हैं कि भारत के पास टोटल वर्ल्ड के सर्विस सेक्टर का 10% हम कंट्रीब्यूट करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो हमारे को अपने आप को उस हिसाब से तैयार करना चाहिए, और हमारे को अभी से उसके लिए प्रयास करते रहने चाहिए। तो गवर्नमेंट का विजन क्लियर है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है जीवन उनके रिसोर्सेज के साथ, और टोटल उन्होंने, क्योंकि सारे काम के लिए आपको कैपिटल चाहिए, तो उन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को, जिसको फिजिकल डिसिप्लिन कहते हैं, उन्होंने इंटैक्ट रखा है। चाहे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करके रखने की बात हो, चाहे डेट टू जीडीपी की बात हो, चाहे ग्रोथ रेट की बात हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात हो, चाहे इन्फ्लेशन की बात हो, जो भी, और चाहे इंटरेस्ट रेट की बात हो। ब्यूटी ये है कि गवर्नमेंट जो उसके हर चीज के जो राइट पैरामीटर्स है उन चीजों को उसके अंदर लेके आ रही है, और इसका बेनिफिट हमारे को एज ए बिजनेसमैन सभी को उठाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए, और देश देश को जोर से विकसित भारत बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जी। तो सर, क्वेश्चन तो आज और नहीं है, तो लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आज आपसे यही निवेदन करूंगा कि कुछ मैसेज आप हमारे एमएसएमईज को देना चाहें। एमएसएमईज को मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने सारे कंप्लाइंसिस को ढंग से पूरा करिए, अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करिए, उस पे ड्यू टैक्सेशन और ड्यू लाइबिलिटीज अपनी डिस्चार्ज करिए, और आपकी ग्रोथ को पेपर पे प्रॉपरली आने दीजिए। और आप दूसरी चीजों में अपना समय ना लगा के, जब आप कंप्लायंस करेंगे, टैक्सेशन पूरा देंगे, तो जो फियर वाला शब्द खत्म हो जाएगा। तो एक ही शेर शब्द रहेगा, ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। जी। तो और वो दोस्तों, आपकी भी होगी और देश की भी होगी। ये था हमारा आज का एपिसोड, यतेंद्र खेमका जी जिसमें आज ये यतेंद्र खेमका जी ने अपने इंसाइट्स रखे और हमें बजट के बारे में, एमएसएमईज के बारे में, सारे पॉलिसीज और उनके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बताया। साथ ही एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बोली, जो कि हम अक्सर अपने हर एपिसोड में बात करते हैं, कि सरकार अपना काम कर रही है। हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाया है जिसमें उन्होंने भारत को विकसित भारत की ओर चलने की एक सपना देखा है, और उस डायरेक्शन में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, हर तरफ से एक भारत को बढ़ावा दिया कि भारत एक जॉब क्लास ना होकर एक सेल्फ डिपेंडेंट बिजनेस क्लास में लोग आगे बढ़े। और ये एक सच भी है। जहां आज से 20-25 साल पहले, 50 साल पहले जब बच्चे पढ़ते थे हमारे देश में और उनका टारगेट होता था कि वो जॉब करेंगे, आज हमारा देश का बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसका टारगेट यही होता है कि वो अपना एक स्टार्टअप खोलेगा। तो आज भारत की देश विदेश में बहुत एक रिगार्ड है, मान्यता है, जिसकी सबसे बड़ा क्रेडिट जिसका सबसे सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने एक विजन दिया, और ये विजन के साथ एक डायरेक्शन में चले हम। क्योंकि कोई भी कामयाबी तभी होती है जब हम एक डायरेक्शन में चलते हैं, जिसका रिजल्ट आप सब देख रहे हैं। तो आखिर में यही बोलूंगा कि दोस्तों,
आगे बढ़ो, एक ही डायरेक्शन में बढ़ना है। एक ही डायरेक्शन में तब बढ़ेंगे जब हम सारे कॉम्प्लायंसेस, नॉर्म्स और टैक्सेस को फॉलो करेंगे, टाइमली फाइलिंग करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो हमारा यही फर्ज है सबसे बड़ा, जिसको हमें निभाना है।